नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम जानने वाले हैं प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और प्रोपेन में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि प्रोपेन एक एल्केन ग्रुप का मेंबर है। एल्केन कौन होता है? एल्केन होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अगर आपने पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं ध्यान से तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में इजीली जानते होंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोपेन के केस में N होता है 3। N3 का क्या मतलब है? आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, अगर इस लिहाज से आप N की वैल्यू 3 करते हैं तो यानी C3H2 × 3 + 2 यानी C3H6 + 2 यानी C3H8। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जहां कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है। चलिए बनाते हैं। बनाएंगे कैसे पहले वो समझिए। आपके पास 3 कार्बन है, आपने 3 कार्बन बना दिए। क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसलिए हम 3 कार्बन बनाएंगे। और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को हम इस कार्बन के साथ दिखा देंगे। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने दिखा दिए। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने दिखा दिए। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी उसके K शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 2। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कार्बन को अप्रोच करेगा। तो आइए अब हाइड्रोजन दिखाते हैं। अच्छा, आप ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन वहां से आएंगे जहां कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फंसे नहीं है। यानी कि यहां से हाइड्रोजन आया अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां से हाइड्रोजन आया अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यहां से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तरफ से हाइड्रोजन आ गया, चौथी तरफ से तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा। चलिए अब बाकी के हाइड्रोजन भी दिखा देते हैं। जब आप हाइड्रोजन दिखाएंगे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से दिखा सकते हैं, आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक, तो अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे फिगर में, इस पूरे डायग्राम में, आपको डायग्राम तो नहीं कहना चाहिए, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहे हैं 3 कार्बन। तीनों कार्बन के पास अपने अपने रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, और आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कई किताबों में आपको इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं तो आप ये भी दिखाइए कि किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल किया, कंप्लीट किया, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया। चलिए अब वहां की बात करते हैं। अब आप देखिए, ये हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन से कहता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना शेयर कर दो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ओके फाइन, कार्बन इज ओके। कार्बन कहता है लो भैया शेयर कर लो। जब इस हाइड्रोजन के साथ इतनी दरिया दिली दिखा सकता है कार्बन, तो बाकी सब हाइड्रोजन के साथ भी इतनी दरिया दिली दिखा सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, लेके नहीं भाग गए हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए कि 8 हाइड्रोजन थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था। आठों ने कार्बन को अप्रोच किया और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है स्टेबिलिटी गेन कर ली, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। कितना खूबसूरत प्रोसेस है। अब फायदे का सौदा तो तब होगा जब कार्बन का भी भला हो। तो कार्बन ने ना केवल हाइड्रोजन से बल्कि अपने ही जैसे बाकी कार्बन से कहा कि क्यों ना ये शेयरिंग का प्रोसेस हम भी अपना लें, ताकि हमारा भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। आप जानते हैं कि ये एल शेल है, ये के शेल है, ये एल शेल है। एल शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि स्टेबिलिटी ये पा सके। ठीक है ना। तो
हर एक कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कार्बन इस कार्बन और इन 3 हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, इनसे रिक्वेस्ट करेगा कि क्यों ना हम भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। अब आप ये देखिए कि ये कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, 5वां 6वां 7वां और 8वां, यानी अगर ये 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस कार्बन के पास शेयरिंग हो जाए तो आप देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो स्टेबल हो जाएगा और कार्बन को चाहिए भी यही। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भाई भाई आपस में ही शेयर कर लेंगे। क्लियर हो गई? चलिए एक और चीज, ये कार्बन इसके हाइड्रोजन को या रिस्पेक्टिव कार्बन किसी और हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ आए हुए हाइड्रोजन से ही वो बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इस कार्बन पे आते हैं। सबसे पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने, 1 इलेक्ट्रॉन की इसने बाजू वाले कार्बन से बात की और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन से कहा कि भैया शेयर कर लो। ओके फाइन, फायदे का सौदा है, कर लेते हैं शेयर। कार्बन ने भी तो शेयर किया है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये दोनों कार्बन तो स्टेबल हो गए। अब बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। चलिए बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। तो ये कार्बन अपने बाजू वाले अपने ही जैसे कार्बन से कहेगा कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तुम भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं हाइड्रोजन से बात कर लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कर लो बात। तो ये कार्बन जिसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, एक मैं इसको रेड पेन से ही दिखाऊंगी। ओके फाइन, देखो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 1 हाइड्रोजन का शेयर करेगा, 1 बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 1 इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब आप देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वाला जो शेल है ना, ये इस बीच वाले कार्बन का है। ठीक है ना, ये जो है ये हमारे हाइड्रोजन को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ना, इसलिए इसको ओपन छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला सर्कल आप सबको काउंट कीजिए, भले ही यहाँ पर मिली जुली शेयरिंग हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हर एक कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था, स्टेबिलिटी ही तो चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जब हम ये पूरी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं डॉट से, मतलब डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, वेल इतना समझ में आया। यहाँ एक छोटी सी बात और समझिए, अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट से दिखा रहे हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखा रहे हैं तो उसका पर्पस है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा आप अपने दिमाग में ये फिट कर लेते हैं कि ओके ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट वाला कार्बन का है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से, यानी दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से, या दोनों ही एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं ऊपर वाला पोर्शन हटा देती हूं क्योंकि हमें और स्पेस चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि आखिरकार ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करने पर स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद होता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 तरीके होते हैं, बहुत सिंपल है, अभी समझ लेते हैं। देखिए ये कार्बन या दुनिया का कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट्स के सब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे ना वो कहलाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाए जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, हाइड्रोजन अपना लेकर आया था, एक कार्बन का ले लिया, कार्बन अपना लेकर आया था, एक दूसरे कार्बन का ले लिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया या हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ना,
ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ना एनवेलप में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी शेयर किए जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। क्लियर? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, तो डेफिनेटली यहाँ और बाकी सब जगह भी आप देखेंगे कि आपके पास ये बॉन्ड बन गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हाइड्रोकार्बन में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कहीं कहीं किताब में आप लिखा पाएंगे कि इनको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका सैचुरेटेड से कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोकार्बन है सबके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। डबल और ट्रिपल हम एल्कीन और एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। चलिए, कमिंग बैक टू द लेक्चर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को बॉन्ड से दिखा दिया है और ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ओपन की जगह आप एक्सपेंडेड वर्ड भी देख सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी पूरे के पूरे कंपाउंड को हमने ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, या ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन या फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन के तौर पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब अगर ये जो बॉन्ड्स हैं, देखो एक सिंपल सी बात है, हमारी किसी से दोस्ती होती है तो हम तख्ती लगा के थोड़ी घूमते हैं कि ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, ये मेरी सहेली, ये मेरी सहेली। आप साथ में होते हैं, पता चल जाता है आप दोस्त हैं, राइट। सिमिलरली अगर ये बॉन्ड्स मैं ना दिखाऊं और सिर्फ ये बता दूं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये कार्बन ये वाला 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है यानी CH3, क्लियर। ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है यानी CH2, क्लियर। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है यानी CH3। तो मैंने क्या किया, इस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंस्ड फॉर्मूला या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ ओपन या एक्सपेंडेड, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड, ठीक है ना। किताबों में आप लिखा पाएंगे कि आप इसको H3CH2 ओके, CH2 और CH3 इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे, तो इस पर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। मैं कहूंगी कि बस आप इस पे ध्यान दीजिए। वो एक्चुअल में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, तो उस पर आप मत उलझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप इसको लिख कर आएंगे 10वीं में 11वीं में भी, तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से, बीच वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से, तीसरा वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ये ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ठीक। चलो, अब मुझे ये भी नहीं दिखाना कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, मुझे बस बिल्कुल कॉम्पैक्ट चाहिए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हुआ, कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 यानी C3H8। क्लियर हो गई बात, C3H8, C3H8 ही कहलाया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही केमिकल फॉर्मूला होता है प्रोपेन का, यानी ये जो है ये केमिकल फॉर्मूला है प्रोपेन का। प्रोपेन कौन है, एल्केन का 3rd मेंबर, एल्केन का 3rd मेंबर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि वो एक एल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आज आपने ये पढ़ा कि अगर आप एल्केन के विषय में जानना चाहते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2 और n की जगह अगर आप 3 लगा देते हैं तो आपको प्रोपेन का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्मूला
हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाया जाता है। इसी को केमिकल नेम हम प्रोपेन देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे, या फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे, कंडेंस फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये लिखेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो सेपरेट क्लास में मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये है एक लेक्चर जो आपको ये बताता है कि प्रोपेन को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहे तो वहां से विजिट करके अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं। डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।